प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से यूनिक फार्मूला, कैसा जो सूत्र है, जो फार्मूला है, एमएलए और एमपीज़ के वोट को किस प्रकार से निकाला जाता है और कैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है उसको अपनाया जाता है, इस पर हमने चर्चा की। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है इस प्रकार का हमने यूनिक जो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन जो हम राष्ट्रपति का करते हैं, जिसमें जनता डायरेक्ट वोट न देकर इनडायरेक्टली यानी कि जो हम जिन एमएलए और एमपीज़ को हम चुनते हैं उनके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ऐसी प्रक्रिया हमने क्यों अपनाई। राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं चुना जाता, यानी निर्वाचन मंडल से चुना जाता है और इस निर्वाचन मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हमने क्यों अपनाया है, इसके कुछ कारण हैं। पहली बात तो ये कि हमने राष्ट्रपति जो है कि अगर जनता उसमें प्रत्यक्ष भाग लेगी तो इतनी बड़ी निर्वाचन प्रक्रिया को, जिस प्रकार पीएम का सिलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है, उसी प्रकार से अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन हो तो ये बहुत ही मुश्किल भरा काम हो जाता है, जटिल और पेचीदा काम हो जाता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान है क्योंकि हमने संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। तो हमारा जो राष्ट्रपति पद है वो औपचारिक प्रधान है, फॉर्मल हेड है, और वास्तविक जो कार्यपालिका है वो है मंत्रिमंडल। तो इस शासन व्यवस्था में जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष निर्वाचित है राष्ट्रपति की जो स्थिति अगर हम रखते तो वो बेमेल हो जाती, यानी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। पीएम और जो राष्ट्रपति है दोनों निर्वाचित हों, ऐसा तो शासन व्यवस्था को चलाना आसान नहीं होता। यानी राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाना है तो फिर उसको प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करना व्यर्थ का परिश्रम साबित होता। ये संथानम कमेटी ने भी अपने शब्दों में कहा है कि राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाना है तो फिर उसको प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करना व्यर्थ का परिश्रम होगा। संथानम जो कमेटी है वो सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए संथानम कमेटी का निर्माण हुआ था और उन्होंने भी इस पद्धति को सही बताया और एकदम संसदात्मक, क्योंकि हमें औपचारिक प्रधान बनाना था, राष्ट्रपति के पद को फॉर्मल हेड बनाना था और संसदात्मक व्यवस्था में ये विशेषता होती है कि जो नामात्र की कार्यपालिका है वो कभी भी इलेक्टेड नहीं होती। तीसरी जो बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हमने राज्य के विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, एमएलएज हैं, उनको सम्मिलित किया है ताकि सारे देश का जो राष्ट्रपति है वो सभी का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो हमने राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को भी शामिल किया है। इसी के साथ जो संसद सदस्यों के साथ राज्य के जो विधानमंडल के जो सदस्यों के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित करने का जो उद्देश्य था वो क्यों था, क्यों हमने ऐसा किया, इसे प्रोफेसर पायली ने बहुत अच्छे से समझाया है कि राजनीतिक संतुलन बनाए रखना इसका उद्देश्य था, कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल करना संसद सदस्यों के साथ, इसका उद्देश्य था राजनीतिक संतुलन को बनाए रखना। इसी के साथ आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई उसका उद्देश्य था कि राष्ट्र का जो प्रधान है वो बहुमत के बजाय स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हो। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये बहुत ही अलग हमारी जो प्रणाली अपनाई गई है कि राष्ट्र का जो प्रधान है वो बहुमत के बजाय स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हो। यानी इस पद्धति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से छोटे छोटे राजनीतिक दलों की शक्ति का भी चुनाव में महत्व साबित हो जाता है। हालांकि प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, दुर्बोध है, पेचीदा है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस निर्वाचन प्रक्रिया से संघीय सिद्धांत की थोड़ा अनुरूपता बैठ जाती है। यानी कि ये संघीय सिद्धांत, हमारे देश एक फेडरल है और संघीय व्यवस्था में ये जो निर्वाचन प्रक्रिया है ये ज़्यादा मैच करती है, ज़्यादा अनुरूपता दिखाती है। तो आपने अच्छे से आप समझ गए होंगे कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव को क्यों अप्रत्यक्ष हमने ये जो प्रणाली है इसको अपनाया है। पहली बात तो आपको स्पष्ट हो गई कि इतना जो चुनाव करवाना इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है, तो बेवजह
जो निर्वाचन प्रक्रिया में 2 राष्ट्र अध्यक्षों को चुनाव करना, ये कोई समझदारी या कोई अच्छी बात नहीं थी। शासन व्यवस्था इससे अच्छे से सुचारू रूप से नहीं चल पाती। तो हमें तो राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाना था, इसलिए ये व्यवस्था एकदम सही थी। और जो विधानसभाओं के सदस्यों को भी पर्याप्त बहुमत दिया गया, सम्मिलित किया गया, ताकि सारे राष्ट्र के प्रतिनिधि इसमें बराबर भाग ले सके, एमएलए और एमपी सभी ले सके। और इससे ये हुआ कि संसद में हमने एक चीज़ ये भी अपनाई कि राज्यों के जो एमएलएज हैं उनको भी हमने इसमें भाग लिया। तो इससे क्या फ़ायदा होता, ये व्यवस्था क्यों अपनाई गई? ऐसी परिस्थिति में जैसे एमएलए हैं और एमपी हैं, उन सभी को इसमें प्रतिनिधि के रूप में पार्ट लेने की बात है निर्वाचक मंडल में। तो ऐसा हमने क्यों अपनाया कि राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को भी इस निर्वाचन मंडल में शामिल किया। तो इससे क्या है कि संसद में जो बहुमत रखने वाला जो दल है वो ही अपने व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पे आसीन कर दे, या उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर, जो बहुमत दल है वही अपने व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर आसीन कर दे। ऐसा न हो, यानी कि सभी जो दल हैं उनको भी प्रतिनिधित्व मिले, और यानी कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें उनको भी इसमें पूरा पार्ट लेने का मौका मिले। इसलिए हमने इस व्यवस्था को अपनाया है। यानी संसद में बहुमत रखने वाला दल राज्य की विधानसभाओं के समर्थन के बिना अकेला ही राष्ट्रपति पद पर अपना प्रत्याशी निर्वाचित नहीं कर सकता। तो क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया है और राष्ट्र में सभी दल और गुट सम्मिलित होते हैं, तो राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है, दल निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, वो दलगत राजनीति से ऊपर है। इसलिए ज़रूरी है कि उसका चुनाव भारी से भारी बहुमत द्वारा हो। इसलिए हमने साधारण बहुमत प्रणाली भी नहीं अपनाई, और इसकी जगह पे हमने क्या किया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया। और इससे ये जो व्यवस्था है, सभी छोटे छोटे राजनीतिक दलों की शक्तियों का भी चुनाव में महत्व साबित होता है, और राष्ट्र का जो प्रधान है बहुमत के बजाय स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित होता है। तो ये जो व्यवस्था है बहुत ही यूनिक है। और क्यों हमने राष्ट्रपति का जो इलेक्शन प्रोसेस है इनडायरेक्ट अपनाया है, डायरेक्ट नहीं अपनाया है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे अगर 50 वर्ड्स में आपसे पूछते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष हमने व्यवस्था अपनाई है तो इसके पीछे क्या कारण है, तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करने हैं। इससे आपका आंसर पूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम राष्ट्रपति के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।